हे एवरीवन, आप सुन रहे कहानी बिलीनियर्स हायर्ड हस्बैंड भाग 13। स्टोर के स्टाफ द्वारा अविनाश मलिक को स्मोक करने से मना करते देख उसके दोनों दोस्त लगभग गुस्से में ही चीख उन स्टाफ के ऊपर भड़क चुके थे, जिसे देख वो स्टाफ भी अब तक काफ़ी सहमे हुए से नजर आने लगे थे। आई एम रियली सॉरी सर, हम तो बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे। इस स्टोर का रूल्स है, उसे हम बस सुन। अपने ये रूल्स जाकर अपने बाप को बता, हमें नहीं। लेकिन तूने अविनाश मलिक को उसके कामों में दखल देकर गलती तो की है और इसकी सज़ा भी तुझे मिलकर रहेगी। जहाँ उसके दोस्तों ने अभी इतना ही कहा था कि तभी उनके बीच में पढ़ते हुए अविनाश ने कहा, इट्स ओके गाइस, जस्ट लीव। जिस पर उसके दोस्त भी लगभग चौंक से गए थे, जैसे आज पहली बार अविनाश ने किसी मामले को इतने हल्के में लिया हो। लेकिन वो कुछ कह पाते उससे पहले ही अविनाश ने आगे कहा, फ़िलहाल पेमेंट करके घर चलते हैं। ब्रो, तू ये कैसी बातें कर रहा है? आज तक तूने उन सभी को उनकी असली औकात दिखाई है जो तेरे काम के आड़े आते हैं। इनफैक्ट इस मामले में तूने अपने फैमिली तक को भी नहीं छोड़ा है, और आज तो इस मामूली से नौकर को। जस्ट रिलैक्स, कल मेरे लिए काफ़ी ख़ास दिन होने वाला है जिसका मैं पिछले 20 सालों से इंतज़ार कर रहा हूँ, और कल जब वो पूरा होने जा रहा है तो मैं नहीं चाहता कि ऐसे में मेरा मूड ज़रा सा भी स्पॉइल हो। ओके। इतना कहते हुए अविनाश ने सिगरेट की स्टिक को वापस से अपने पॉकेट के हवाले कर दिया था, जिसे देख साथ ही उसकी बातों को सुन उसके दोस्तों ने अपने सिर को झटकते हुए अपना चेहरा भी दूसरी तरफ मोड़ दिया था। तभी अविनाश ने भी सामने खड़े उस स्टाफ को एक बार फिर से बिल रेडी करवाने का ऑर्डर दे दिया था। अगली सुबह, आज की सुबह बाकियों के लिए हमेशा की तरह ही थी, लेकिन माहेश्वरी विला के अंदर लोगों की मौजूदगी के बावजूद भी वहाँ का माहौल काफ़ी सन्नाटे के साथ साथ वहाँ मौजूद लोगों के चेहरों पर एक घबराहट भी साफ देखने को मिल रही थी। तो वही हॉल में बैठे जगदीश माहेश्वरी के चेहरे पर भी घबराहट के साथ साथ अब तक गुस्से की हल्की लकीरें भी उभर आई थी। तभी कुछ देर तक अपने फ़ोन पर लगातार उंगलियां घुमाने के बाद सुलोचना ने कहा, झूठ कहूँ तो कौवा काटे, लेकिन पिताजी, इस लड़की के हर छोटे बड़े कांड में आपका भी उतना ही हाथ है, तो फिर ये दिन भी देखना ही था ना। आज यहाँ उसे देखने के लिए लड़के वाले भी आते ही होंगे, लेकिन आपकी लाडली सुबह सुबह यह बोलकर घर से चली गई कि उन्हें कुछ ज़रूरी काम है, 1 घंटे में वापस आ जाएंगी। भाई, हमारी घड़ी ने तो 3 घंटा पहले ही 1 घंटा बता दिया था, लेकिन अभी लगता है कि आयत माहेश्वरी की घड़ी में 1 घंटा नहीं बीता है। सुलोचना, अब बस भी कीजिए, हम लोग वैसे ही काफ़ी परेशान हैं। कम से कम अपनी जुबान को खोलकर हमारी परेशानी को तो मत बढ़ाइए। तभी सुलोचना की बातों का जवाब देते हुए अंजना गुप्ता ने कहा था, जिसे सुन सुलोचना भी अब तक काफ़ी झुंझला उठी थी। अंजना भाभी, आप भी चुप ही रहिए तो बेहतर होगा। अकेले पिताजी ही नहीं, उस लड़की को सिर चढ़ाने में आपका भी उतना ही हाथ है, तभी तो आज ये दिन देखने को मिल रहा है। अरे माना कि इस घर की कर्ता धर्ता वही है, लेकिन अंजना भाभी, लड़कियों का इतना मनमानी करना भी ठीक नहीं है। घर में और भी बच्चे हैं, खुद अपनी शिवा को ही देख लीजिए, कभी ऐसे इस तरह से बिना बताए घर से बाहर गई भला? सुलोचना का इतना कहना था कि एक तरफ खड़े अमित, अंकुश के साथ ही खड़ी शिवा ने काफ़ी मासूमियत से अपने चेहरे को नीचे लटका लिया था। तो वही अब तक के माहौल को देखकर अमित और अंकुश के होठों पर तिरछी मुस्कान भी थी। तभी सुलोचना की बातों का जवाब देते हुए अंजना गुप्ता ने कुछ कहना ही चाहा था कि उससे पहले ही सुलोचना ने आगे कहा, हे भगवान, झूठ कहूँ तो कौवा काटे, लेकिन कहीं आप लोगों की लाडली घर से भाग तो नहीं गई? सुलोचना, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अंजना भाभी, ऊंची आवाज़ में चिल्ला के आप मेरी आवाज़ को तो दबा देंगे, लेकिन पहले ये सोचिए कि कहीं ये सच हुआ तो, मतलब आपकी लाडली आयु भी अपनी माँ की तरह किसी दूसरे लड़के के साथ शादी करके यहाँ आ धमकी तो।
झूठ कहूँ तो कौवा काटे, लेकिन अंजना भाभी, ये सोचिए कि अगर इतिहास एक बार फिर से दोहराया गया तब क्या होगा। इस वक्त सुलोचना का इतना कहना था कि एक तरफ बैठे राकेश गुप्ता व बसंत अवस्थी के चेहरे की घबराहट बढ़ती हुई नजर आने लगी थी, तो वहीं अंजना गुप्ता भी घबराहट में ही सामने बैठे जगदीश माहेश्वरी की तरफ देखने लगी थी, जहां इस वक्त जगदीश माहेश्वरी अब तक काफ़ी गुस्से में नजर आ रहे थे कि तभी अचानक से सुलोचना ने काफ़ी चौंकते हुए कहा, अरे मिसेस मलिक आप। इस बार सुलोचना का इतना कहना था कि वहाँ मौजूद सभी की नज़रें भी चौंकते हुए विला के दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी, जहाँ सामने खड़ी एक लेडी जिनकी आंखों में भी एक हैरानी साफ नजर आ रही थी। शायद थोड़ी देर पहले हो रही सुलोचना और अंजना गुप्ता के बीच की बातों को सुन लिया था। इस वजह से इस वक्त वह किसी सोच में भी नजर आ रही थी। तभी उनके पीछे खड़े कुछ शख्स अपने हाथ में कुछ सामान को पकड़े उनके गार्ड्स की तरह समझ आ रहे थे। वो सभी अपनी नज़रों को झुकाए शांत खड़े थे, लेकिन उस लेडी को देखते ही जगदीश माहेश्वरी के साथ साथ राकेश गुप्ता और बसंत अवस्थी भी काफ़ी घबराहट में ही अपनी जगह से खड़े होते हुए उस लेडी की तरफ ही बढ़ गए थे। मिसेस मलिक आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? आइए, अंदर आइए, चाय कॉफ़ी। जगदीश माहेश्वरी जी, ये सारी फॉर्मेलिटीज़ तो होती रहेंगी, लेकिन क्या यह सच है कि हमारे घर की होने वाली बहू फ़िलहाल इस वक्त इस घर में मौजूद नहीं है? जगदीश माहेश्वरी की बातों का जवाब देते हुए उस लेडी यानी कि कविता मलिक ने काफ़ी सख्ती के साथ कहा था। लगभग 45 वर्षीय कविता मलिक, जिनके चेहरे पर इस वक्त एक अलग ही तेज था, वहीं उनका ऑरा भी काफ़ी सख्त मिजाज वाला मालूम पड़ रहा था, जैसे मलिक ग्रुप का बागडोर भी इनके ही हाथों में हो। वहीं उनकी बातों को सुन इस वक्त खुद जगदीश माहेश्वरी भी सकपका से गए थे। तभी माहौल में एक चौंका देने वाली आवाज़ गूंज उठी थी, एक्सक्यूज़ मी, कहीं आप मेरे बारे में तो नहीं बात कर रही? अचानक से पीछे से आती इस आवाज़ को सुन बाकियों के साथ साथ खुद कविता मलिक भी पीछे मुड़ गई थी, जहां सामने खड़ी आयत माहेश्वरी को देख कविता मलिक की भौहें सिकुड़ चुकी थी, तो वहीं उनके पीछे खड़े माहेश्वरी विला के लोग काफ़ी बुरी तरह से चौंक से गए थे। इस वक्त उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उनके पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो, क्योंकि इस वक्त विला के दरवाजे पर ही एक लाल रंग की साड़ी पहने खड़ी आयत माहेश्वरी, गले में फूलों का वरमाला, माथे पर सिंदूर व गले में मंगलसूत्र देख जैसे माहेश्वरी विला की हवाओं ने भी अपनी सांसों को रोक लिया था। तो वही दरवाजे पर लाल रंग में लगी रंगी आयत माहेश्वरी को देख ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो अभी अभी सुहागन बनी हो, जिसे देख सामने खड़ी कविता मलिक अपनी जगह पर ही शांत थी। तो वही बाकियों के जैसे होश उड़ चुके थे। सभी हक्के बक्के से बस आयत और उसके बगल में खड़े आयांश को देखते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इन सब के बीच खड़ा आयांश जो सामने खड़े लोगों को ऐसे देख उसके होठों पर तिरछी मुस्कान थी। तभी कविता मलिक भी उनकी तरफ ही बढ़ते हुए कहा, तो ये है तुम्हारी पसंद? जहां उनका इतना कहना था कि आयांश ने झुककर उनके पैरों को छूना चाहा था, जैसे वो शादी के बाद घर के बड़ों का आशीर्वाद लेना चाह रहा हो, लेकिन आयत को अपनी जगह पर ही शांत खड़ा देख उसने कहा, क्या हुआ, माँ का आशीर्वाद नहीं लेना? जहाँ उसका इतना कहना था कि पीछे खड़े लोगों की अब तक भौहें सिकुड़ चुकी थी, यहाँ तक कि खुद आयत भी उसे ही काफ़ी हैरानी में देख रही थी, जैसे उसने कुछ गलत कह दिया हो। मैं इसकी माँ नहीं हूँ। तभी आयांश की बातों का जवाब देते हुए कविता मलिक ने कहा था, और एक नज़र वापस से आयत की तरफ देखते हुए उन्होंने आगे कहा, मैं इसकी माँ नहीं हूँ, लेकिन माँ से कम भी नहीं हूँ। तो फिर आप माँ ही हुई ना? आयांश ने आगे कहा, जहाँ उसका इतना कहना था कि कविता मलिक ने अब तक अपने हाथों में पहने सोने के कड़े को निकालते हुए आयत की कलाइयों में पहना दिया था, जिसे देख हैरानी में आयत ने अपनी गर्दन को नाम में हिलाते हुए उन्हें मना करना चाहा था, लेकिन उससे पहले ही कविता मलिक ने कहा, ये कड़े मैं अपनी बहू को यानी कि तुम्हें ही देने वाली थी, इसलिए आज भी इन पर तुम्हारा ही हक है आयत। लेकिन आंटी,
मैं नाराज़ तो नहीं हूँ, लेकिन यही पूछना चाहती मैं नाराज़ तो नहीं हूँ, यही पूछना चाहती हो ना तुम। तभी आयत की बातों को बीच में काटते हुए कविता मलिक ने कहा, जिस पर आयत अभी कोई जवाब दे पाती उससे पहले ही एक हल्की हंसी के साथ कविता मलिक ने कहा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक बार फिर से सारिका से मिल रही हूँ। सालों पहले सारिका भी कुछ इसी तरह से ही अपने पार्टनर के साथ शादी करके यहाँ आई थी और हम लोग भी ऐसे ही उसके सामने खड़े उस जोड़े को देखते हुए हैरान थे। लेकिन मेरी नज़र से देखा जाए तो इन सारी बातों के अलावा ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आज तुमने जो कदम उठाया है उसे तुमने काफ़ी सोच समझ कर ही उठाया है ना। कहीं किसी दबाव में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया है ना। अचानक से कविता मलिक को इतना नॉर्मली बात करते हुए जैसे वो खुद सारिका माहेश्वरी हो और आयत उनकी अपनी बेटी हो, उन्हें ऐसे देख पीछे खड़े माहेश्वरी विला के सदस्य काफ़ी हैरान थे। तो वही आयत उनकी बातों के जवाब में एक नज़र बगल में खड़े आयांश की तरफ देखा, जो इस वक्त खुद आयत को ही देख रहा था। उसे देखते हुए आयत ने अपनी गर्दन नाम में हिला दिया था, जैसे वो कहना चाहती हो कि नहीं, उसने आयांश के साथ शादी किसी दबाव में आकर नहीं किया है। जिसे देखते ही कविता मलिक ने आगे बढ़कर आयत के माथे को चूम लिया था। ऊपर वाले से दुआ करूँगी कि तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत और खुशहाल रहे। और उसी मुस्कुराहट के साथ एक नज़र आयांश को भी देखते हुए वो वापस से पीछे मुड़ गई थी। जगदीश माहेश्वरी जी, यहाँ आई तो थी मैं अपनी बहू को ले जाने, लेकिन बहू के बदले मैं एक बेटी के साथ रिश्ता जोड़कर जा रही हूँ। खैर, इजाज़त दीजिए। इतना कहते हुए कविता मलिक ने हल्के मुस्कुराहट के साथ ही अपने दोनों हाथों को भी जोड़ लिया था, लेकिन अभी भी सामने खड़े जगदीश माहेश्वरी अपनी जगह पर ही खड़े शांत थे। आंखों में एक शर्मिंदगी थी, शायद एक बार फिर से वो मलिक के साथ रिश्ता ना जोड़ पाने की वजह से दुखी थे, जिसे समझते हुए कविता मलिक भी बात को बढ़ाने या खींचने की बजाय तुरंत वहाँ से बाहर निकल गई थी और आयत आयांश की हथेलियों को पकड़ते हुए घर के अंदर आना चाहा था। लेकिन तभी माहौल में एक गुस्से से भरी आवाज़ गूंज उठी थी, वहीं रुक जाइए। लेकिन नानू, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। अचानक से सामने खड़े जगदीश माहेश्वरी को गुस्से में देख आयत ने कुछ कहना चाहा था, लेकिन उससे पहले ही पीछे खड़े बसंत अवस्थी और राकेश गुप्ता आगे बढ़ते हुए काफ़ी सख्ती में कहा था, ए लड़की, शर्म नाम की चीज़ बची भी है कि नहीं तेरे अंदर? इतना शर्मनाक काम करके भी इस वक्त तेरी जुबान कैसे चल सकती है? राकेश गुप्ता ने कहा था, जिसकी बातों पर अपनी सहमति जताते हुए इस पर बसंत ने कहा, बिल्कुल सही कहा भाई साहब आपने। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अरे जब अपनी मनमानी ही करना था तो फिर यहाँ क्यों आई? जिस सड़क छाप से शादी की है उसी के घर क्यों नहीं चली गई बेशर्म कहीं की? इस पर बसंत अवस्थी का इतना कहना था कि आयांश, जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था, गुस्से में ही उसने कुछ कहना भी चाहा था, लेकिन उससे पहले ही आयत उसकी हथेलियों पर एक दबाव बनाते हुए उसे रोक दी थी और खुद चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान लिए हुए कहा, मौसा जी, ये बातें आप कह रहे हैं जो खुद अपनी पत्नी के साथ उसके मायके में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। हाउ फनी, आप तो पूरे कॉमेडियन निकले। जहां इस बार उसकी बातों को सुन बसंत अवस्थी लगभग सकपका से गए थे, तो वही बाकी भी आयत की बातों को सुनते हुए लगभग हैरान ही थे कि तभी आयत, जो अब तक काफ़ी सीरियस नजर आने लगी थी, इस बार काफ़ी सख्ती के साथ कहा था, एवरीवन, शायद ये बात यहाँ हर कोई जानता होगा कि इस विला से लेकर माहेश्वरी ग्रुप पर इकलौता मेरा हक है और आज से तो ये बात कानूनी तौर पर भी साबित हो चुका है कि इन सब पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। इसलिए इस नाते से इस घर में मेरे पति को भी वही इज्जत, वही सम्मान मिलना चाहिए जो इस घर में रहने वाले बाकियों को मिलता आ रहा है, क्योंकि यहाँ रहने वाले बाकी भी सिर्फ मुफ्त की ही रोटियां तोड़ रहे हैं। इसलिए खुद को मालिक समझकर
बेफिजूल की बातों से मेरा वक्त बर्बाद ना करें। अपनी बातों को कहते हुए इस वक्त आयत की नज़रें वहाँ मौजूद सभी के ऊपर थी। तो वही उसकी बातों को सुन राकेश गुप्ता के साथ साथ बसंत भी अपनी नज़रों को चुराने लगा था, जैसे आयत ने अपनी वो लाइन उन्हीं दोनों के लिए कहा हो। साथ ही बाकियों को भी चुप चुप देख आयत आयांश की कलाई को पकड़े ही वहाँ से आगे बढ़ गई थी। लेकिन बीच रास्ते में जगदीश माहेश्वरी को देख उसके कदम अपनी जगह पर ही रुक भी गए थे। नानू आई एम। लेकिन इससे पहले ही जगदीश माहेश्वरी उसके सिर पर अपना हाथ रखते हुए वहाँ से तुरंत दूसरी तरफ चले गए थे। चेहरे पे एक निराशा, एक भावुकता साफ नजर आ रही थी, जैसे अचानक से उठाए गए आयत के इस कदम ने उन्हें दुखी कर दिया हो। लेकिन दिल में उसके लिए गहरी ममता की वजह से इस वक्त वह उसके सामने अपनी नाराज़गी भी नहीं जता पा रहे थे। इस वजह से वो वहाँ से दूसरी तरफ चले गए थे। जहाँ उन्हें ऐसे जाते देख आयत के चेहरे पर भी एक मायूसी नजर आने लगी थी। लेकिन तभी आयांश उसके कंधों को हल्का दबा दिया था, जैसे वो कहना चाहता हो कि सब ठीक है और जो ठीक नहीं है वो जल्दी ही ठीक भी हो जाएगा। लेकिन जगदीश माहेश्वरी को ऐसे देख अब तक आयत की आंखों में भी एक नमी तैर गई थी। वही कहीं वो नमी बूंद बनकर बाहर न छलक पड़े, उससे पहले ही आयत काफ़ी जल्दबाजी में ऊपर सीढ़ियों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। तो वही पीछे रह गया आयांश, बस एक टक आयत को जाते हुए देखते रह गया था, जब तक कि वो उसके आंखों से ओझल नहीं हो गई थी। वही उसके जाते ही आयांश वापस से खुद के पीछे मुड़ गया था, जहाँ इस वक्त माहेश्वरी विला में रहने वाले सभी शख्स एकटक उसे ही घूरते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन उन्हें ऐसे देख न जाने क्यों आयांश के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान फैल गई थी। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ। लेकिन वो इसके आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही वहाँ मौजूद सभी लोग भी अपने अपने कमरे के अंदर चले गए थे, जिसके कुछ सेकंड्स के भीतर ही वो हॉल आयांश के अलावा पूरी तरह से खाली हो चुका था। लेकिन इसके बावजूद भी आयांश के होठों की मुस्कान गायब नहीं हुई थी। साथ ही पास रखे सोफे पर बैठते हुए उसने अपना एक पैर दूसरे पैर के घुटनों पर चढ़ाते हुए अपने दोनों हाथों को सिर के पीछे मोड़ दिया था, यह कहते हुए कि अभी तो यह शुभारंभ हुआ है और अभी से ये लोग हार मान लिए। इनफैक्ट अभी तो मैंने अपना कोई दाव ही नहीं खेला है। फिर उस वक्त क्या होगा? कहीं उस वक्त सब अपने कमरे में भागने की बजाय सीधा घर से ही ना बाहर भाग जाए। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्द ही मुलाकात होगी। और हाँ, आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।